Today we will start chemical equilibrium. You have already studied the chemical equilibrium, so we are going for revision of this chapter. Now, in chemical equilibrium, firstly, the term says chemical reaction. Chemical reaction. What is the chemical reaction? Chemical reaction क्या है? The symbolic representation of any chemical change in terms of reactant and product is called chemical reaction. The symbolic representation of any chemical change in terms of reactant and products. मतलब reactant और products में जो भी symbolic representation chemical change आ रहा है ना, उसे हम ये chemical reactions के द्वारा represent करें. तो the symbolic representation of any chemical change in terms of reactant and products, that is called chemical reaction. Suppose that कोई सी भी हम एक reaction ले सकते हैं, जैसे N2 plus 3H2 2NH3, है ना. तो the symbolic representation of any chemical change in terms of reactant and product is called chemical reaction. तो जो chemical reactions है, they are classified, है ना. तो अलग अलग बेसिस पे ये क्लासिफाइड है. तो हम फर्स्टली लेके जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे हम इनको केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हीट. तो फर्स्ट वन इज हम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट, फिजिकल बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन फिजिकल बेसिस. अगर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखें तो क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस. भाई अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी सब्सटेंस है वो तीन मेनली फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल द मतलब मैटर इज फाउंड इन मेनली थ्री फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना. तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है, ऐसा भी हो सकता कि रिएक्शन है वो किससे मिलकर बनी है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से. तो ऐसा हो सकता कि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम ही फेज में हो. ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में हो, है ना. मतलब रिएक्टेंट गैसियस है ना, और प्रोडक्ट क्या हो, कुछ भी, मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी, मतलब अलग अलग फेज में है. तो वो क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस. अगर सेम फेज में है तो होमोजेनियस. तो इस बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ये कितने टाइप्स के हुआ? टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज होमोजेनियस. होमोजेनियस रिएक्शन. होमोजेनियस रिएक्शंस क्या है? होमोजेनियस रिएक्शन. एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजेनियस रिएक्शन. हेटेरोजेनियस रिएक्शन. तो होमोजेनियस रिएक्शंस क्या होंगे? व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन सेम फेज. जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें हो? सेम फेज में. व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन ए सेम फेज. फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2, क्या हम बोल सकते हैं? 2NH3. ये सारी के सारी क्या है? गैसेस. तो ये क्या हुआ? होमोजेनियस, है ना. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन ए सेम फेज. जैसे H2 प्लस I2 2HI. तो ये क्या हुआ? होमोजेनियस, है ना. हेटेरोजेनियस क्या होंगे?
व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन ए सेम फेज, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में ना हो। जैसे हम इनके लिए बोल सकते, किसी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, जिंक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जिंक क्या है, मेटल है सॉलिड, CO2 क्या है, गैस है ना, तो ये क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, सॉलिड है, दैट विल बी द गैस। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन ए सेम फेज, तो वो क्या होगा, हेटेरोजेनियस। इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, तो वो क्या होगा, होमोजेनियस। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स रिएक्शन इज टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। On the basis of direction, second one is on the basis of direction। फिर क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होंगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। अभी N2 + 3H2 क्या बना रहे हैं, 2NH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2NH3 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू N2 + 3H2। तो यहां से क्या हो रहा है, N2 3H2 2NH3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो रही है, N2 और H2 में, है ना। तो यहां से क्या हो रहा है कि ये रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना। जैसे H2 + I2, ये क्या बना देगा, HI, तो दैट विल बी का क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। तो अब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस में देख सकते हैं, जैसे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए और हम क्या कंडीशंस देख सकते हैं इसके लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन कब होगी, सपोज दैट अगर हमने किसी भी वाटर को हमने एक पॉट में लिया और उसको हीट किया तो क्या होगा, वेपर्स जाएंगे। अब वो जो पॉट है वो ओपन है ना, ओपन है, तो जो वेपर्स गई वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी दोबारा, नहीं, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर में चली गई ना। तो अब हमें वो उस पॉट में दोबारा से मिल सकती क्या, नहीं भाई। कोई जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, एक मतलब किसी को एक एग्जांपल के तौर पे ले ले, हमने यहाँ से एक वाटर, जो ये पॉट लिया इसमें लिए हमने इतना वाटर लिया, इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद जो यहाँ से वेपर गई, तो ये वेपर क्या वापस इस पॉट में आएंगी, नहीं। तो हमें दोबारा से क्या पानी मिला, यहाँ से उतना ही जो वाटर था उतना मिला क्या, नहीं मिला ना। तो अगर हम इसके लिए यहाँ से क्या करें, अगर हमने इसको क्या किया, अभी यहाँ से क्लोज कर दिया इसको, और हमने इसको हीट किया, तो इसकी जो वेपर्स आई वो वेपर यहाँ आएंगे ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ देर बाद ये अगर हमने हीट करना बंद कर दिया, और तो ये कंडेंस होके फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। तो मतलब हमें दोबारा से फिर क्या मिल गया, रिएक्टेंट मिला ना, दोबारा से रिएक्टेंट मिला। तो यहाँ पे तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किसमें प्रोसीड होगी, क्लोज कंटेनर में, है ना। तो क्या होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर हेल्ड इन क्लोज कंटेनर, है ना। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किसमें होगी, क्लोज कंटेनर्स में होगी। आपको समझ में आया ना। पहली बात क्या होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होगा कि प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोज कंटेनर्स में होगी। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए देखें तो ये किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में। तो एक चीज और हमें समझ में आ गई कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस में होंगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस में होंगी। प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज कंटेनर्स में होंगी। तीसरा
मतलब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी, फॉरवर्ड और एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब आप यहाँ पे बताओ कि अगर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में है तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या कंप्लीटली कन्वर्ट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा क्या? H2I2 2HI बना रहा और 2HI किस बना रहा, H2 और I2। तो एक समय इनमें ऐसा होगा कि इसका इसमें कन्वर्ट होने का रेट और इसका इसमें कन्वर्ट होने का रेट बराबर होगा ना। तो क्या जो ये रिएक्टेंट है वो इसमें कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं। तो एक चीज यहां से हम और समझ सकते हैं कि इन द रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। क्या होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा। एक चीज इसी से हम समझ सकते हैं कि अभी हमने बोला क्या था कि इसका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का रेट एक दूसरे के बराबर होगा ना। मतलब उन दोनों के बीच में क्या स्टेबलाइज हो रहा, इक्विलिब्रियम। तो यहां से क्या होगा कि these reactions reversible reactions always attain the equilibrium। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो उनके बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अटेंड होगा। अगर हम इनके थर्मल डिसोसिएशन की बात करें तो थर्मल डिसोसिएशन इज आल्सो हेल्ड इन क्लोज कंटेनर। अगर हमने इसको क्या किया कि तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा, है ना। तो थर्मल डिसोसिएशन भी किसमें होगा, क्लोज कंटेनर्स में होगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखो हमें क्या समझ में आया यहाँ से, पहला कि रिएक्ट मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोज कंटेनर में होंगी, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होंगी, फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, अटेन करेंगे। थर्मल डिसोसिएशन हमेशा कहां होगा, क्लोज कंटेनर में। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि दुनिया में किसी भी मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शंस को छोड़ दें तो सारी की सारी क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है ना, जितनी ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस टू एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़कर सारे की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। अगर यहां से जैसे हमने क्या ले लिया, सपोज दैट हमने HCl ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहीं पे हमने क्या ले लिया, NH4OH ले लिया, ये क्या है, वीक बेस। तो अभी यहां से इसके दोनों के लिए अगर हम रिएक्शंस कराएं तो ये क्या बना देगा, NH4Cl प्लस H2 बराबर है ना। तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रलाइजेशन मतलब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं ना, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एसिड एंड बेस react together and forms the salt and water, they are called neutralization reactions, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शंस को छोड़कर सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती है। अब हमने जैसे यहाँ पे HCl ले लिया और NaOH ले लिया, अभी यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शंस क्या होगा, अगर हम इनके लिए इनकी रिएक्शंस को कराएं तो ये क्या बना देगा, NaCl प्लस H2, है ना। तो ये रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी क्या, नहीं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को छोड़कर सारी की सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होंगी, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, those reactions in which product can be converted back into reactants, these proceed in closed container, these always attain equilibrium, reaction proceed in forward as well as in backward directions, है ना। In this the reactant never be completely converted into products, thermal dissociation has been closed container, है ना। All the neutralization reactions are reversible reactions to accept strong acid and strong base, okay। अब बात आती है क्या, irreversible reactions, है ना। तो irreversible reactions क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। रिवर्सिबल क्या थी, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, तो irreversible reactions क्या होंगी,
those reactions in which the product cannot be converted back into reactants, मतलब वे reactions जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट न हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, चलो शॉर्ट NaCl से करा दी, तो यहां से क्या होगा, दैट विल बी गिव्स द AgCl प्लस NaNO3। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां से यहाँ पे जो AgCl इसका क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इनमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे हमने Zn प्लस H2SO4 ले लिया, तो यहां से ये क्या होगा, ZnSO4 और प्लस H2S, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये रिएक्शंस क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो इनमें भी हम इनके बेसिस पे देख सकते हैं, जैसे अभी हमने इस पे एक एग्जांपल लिया था, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किसमें थी, क्लोज कंटेनर में, तो ये किसमें होगी, ओपन कंटेनर में। तो जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस आर हेल्ड इन ओपन कंटेनर्स, किसमें होंगी, ओपन कंटेनर्स में होंगी। दूसरा क्या था कि इसमें क्या था कि रिएक्शन मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहां पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही, ओनली वन डायरेक्शन, दैट विल बी द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन दीज रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में होगी, और वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, अब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हो रही, तो इसमें इक्विलिब्रियम अटेन होगा, दीज डू नॉट अटेन द इक्विलिब्रियम, है ना, ये इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाएगा। थर्मल डिसोसिएशन हेल्ड इन ओपन कंटेनर, थर्मल डिसोसिएशन किसमें होगा, ओपन कंटेनर। अगर हम जैसे हमने अपन ने KClO3 ले लिया, तो दैट विल बी कन्वर्टेड क्या होगा, KCl प्लस O2, है ना। तो थर्मल डिसोसिएशन किसमें होगा, ओपन कंटेनर होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl, क्या होगा, NaCl प्लस H2, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है वो क्या होंगी, इरिवर्सिबल, है ना। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या हुआ, हमें समझ में आया ना। इरिवर्सिबल क्या होंगी, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। दूसरा, दीज प्रोसीड इन ओपन कंटेनर, proceed in only one direction, forward direction, है ना। These do not attain the equilibrium, है ना। और these do not मतलब reactant almost completely converted to product. Thermal dissociation held in open container. Neutralization reaction of strong acid and strong base are इरिवर्सिबल। ओके, अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, है ना, इसको रखो, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, या हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे क्या हो सकता है, या तो स्पीड स्लो हो सकती है, या स्पीड क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है, या हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट भी बोल सकते हैं, है ना। तो स्पीड या हम रेट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए इसके बेसिस पे क्या होंगी, दो तरह की, मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स में इसको लेके जाएंगे, तो वहां पे हम तीन तरह से पढ़ेंगे, वेरी फास्ट, मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस, है ना। लेकिन अपने को अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, तो हम दो पे जाते हैं, वेरी मतलब फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शंस। तो फर्स्ट वन क्या होगा, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन
and second one is slow reaction. फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन. अब आप बताएं फास्ट रिएक्शंस क्या होंगी कि जो बहुत तेजी से होगी. मतलब टर्म्स बोल रहा है ना कि फास्ट रिएक्शन मतलब these reactions occurs very fast, है ना, मतलब जो बहुत तेजी से हो रही. जैसे अगर मैंने सपोज दैट कोई भी जैसे हमने बहुत तेजी से मारा तो तुम्हें मतलब ऐसे फेंक के थ्रो किया तो तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि कब आया. अगर मैं इसको स्लोली करूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना. मतलब अगर हमने इसको तेजी से फेंका तो तुम इसकी रिएक्शंस की जो रेट थी उसको मेजर नहीं कर पाए. मेजर कर पाए क्या? नहीं. तो यहाँ पर फास्ट रिएक्शंस होंगी तो फास्ट रिएक्शंस में रेट डिटरमिनेशन क्या है? पॉसिबल है? नहीं. अगर हम फास्ट रिएक्शंस के लिए हम बोल सकते तो यहाँ पे क्या होता है कि these reactions occurs very fast, so rate determination is not possible. समझ में आता है ना. इसमें हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते. मतलब अगर हम वैसे इसको बोले कि these reactions take to complete the reaction in 10 to power minus 14 to 10 to power minus 16 सेकेंड. मतलब ये रिएक्शंस हैं वो 10 टू पावर माइनस 14 से लेके 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड का टाइम लेती कंप्लीट. मतलब बहुत कम टाइम, हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते. तो मतलब बात यह है कि तो अगर जब मेजर नहीं कर सकते तो 10 टू पावर माइनस 14 और 10 टू पावर माइनस से 10 टू पावर माइनस 14 से 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड का समय ले वो कैसे? तो बाय अप्लाइंग द स्पेशल मेथड. तो वो उनका स्पेशल मेथड करके हम उनको वहां पे मेजर करें. लेकिन अगर हम जनरली देखें तो रेट डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. मतलब ये रिएक्शंस कैसे हो रही? बहुत तेजी से हो रही. बहुत तेजी से होगी तो कौन सी रिएक्शंस होंगी? कौन सी रिएक्शंस हैं जो बहुत तेजी से होती? अगर हम रिएक्शंस के लिए बात करें तो दो तरह के रिएक्शंस हैं. एक मतलब क्या होगा? आयनिक रिएक्शन. दूसरा क्या होगा? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. जो आयनिक रिएक्शंस है वहां तो आयन एक्सचेंज हो रहे ना, तो वहां से क्या होंगे? जो आयन एक्सचेंज होंगे तो वो रैपिडली होंगे ना. तो जो फास्ट रिएक्शंस होंगी वो फास्ट रिएक्शंस क्या होंगी? दीज आर द आयनिक रिएक्शंस. These are the ionic reactions. तो फास्ट रिएक्शंस क्या है कि these proceed at very fast rate, है ना. So in this reaction rate determination is not possible. These are the ionic reactions. ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ionic reactions. जैसे सपोज दैट अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं NaOH प्लस HCl. तो इस केस में क्या कट होगा? NaCl प्लस वाटर, है ना. तो ये क्या है? आयनिक रिएक्शंस है. दीज आर द आयनिक रिएक्शंस. दीज प्रोसीड एट वेरी फास्ट, है ना. रेट डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना. स्लो रिएक्शंस है. स्लो रिएक्शंस क्या होंगी कि जो मतलब स्लो है तो वो रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए टाइम ले रही ना. जैसे एक एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते थे दोनों को अगर हम चाहें कि आयनिक रिएक्शंस है. एक एग्जांपल ऐसे जनरली ले ले. जैसे सपोज दैट अगर मैं हूं और कोई सामने वाला दूसरा कोई इंडिविजुअल है तो दोनों के लिए इंडिविजुअल कुछ भी करना है तो हम एक फास्ट रेट से कर सकते हैं ना. सपोज दैट यही एक ग्रुप के साथ कोई काम करना है तो ग्रुप के साथ काम करना है तो उसके लिए क्या होगा? वो रिएक्शंस की रेट कैसे होगी? मतलब हमने ग्रुप है, सामने वाले ग्रुप को भाई रिएक्शंस होंगी तो हमने क्या किया? इस ग्रुप से कुछ पर्सन को वहां से तोड़ना है. तो तोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ पर्सन यहां से वहां जा रहे, वहां से यहां आ रहे, यही तो रिएक्शन होगी. तो यहां से क्या होगा कि ये रिएक्शंस क्या ऐसा मतलब इजीली संभव है क्या? नहीं. तो उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा ना. तो मॉलिक्यूलर मतलब जो स्लो रिएक्शंस है वो स्लोली हो रही, तो स्लोली होंगी तो ये कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगी? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. तो ये क्या होती है? स्लो रिएक्शंस क्या है? दीज प्रोसीड एट वेरी स्लो रेट, है ना. रेट डिटरमिनेशन इज पॉसिबल, है ना. और यहां पे क्या होगा कि दीज आर द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. ये रिएक्शन कौन सी होंगी? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है. जैसे हमने क्या ले लिया? H2 प्लस I2, ये क्या होगा? 2HL. तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है. दीज आर द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना. तो जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है वो स्लो रिएक्शंस है. जो आयनिक रिएक्शन है वो फास्ट है. इनमें रेट डिटरमिनेशन पॉसिबल नहीं है. इनमें हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर हम केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे तो जनरली हम मतलब जो रेट डिटरमिनेशन है वो मॉडरेट रिएक्शन से पॉसिबल होता है. अगर हम स्लो वेरी मतलब वहां पे क्या हो जाता है? वेरी स्लो रिएक्शंस आती हैं. तो ये जो बहुत वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेक द मंथ्स टुगेदर
टू शो ए केमिकल चेंज, है ना, वो एक केमिकल चेंज शो करने के लिए मंथ या उससे ज्यादा महीनों का टाइम ले लेती है, तो वो क्या होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, तो वो वेरी स्लो रिएक्शंस में चले जाते हैं, है ना। तो जो हम रेट डिटरमाइन करते हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस के लिए करते हैं, लेकिन अभी हमने वहां पे केमिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, तो इसके बेसिस पे हमने दो ही तरह से ले लिया, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रेट डिटरमिनेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रेट डिटरमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। ये कौन सी होंगी, आयोनिक, ये कौन सी होंगी, मॉलिक्यूलर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हीट, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट के लिए अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो रिएक्शन दो तरह से, मतलब अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो ऐसा भी हो सकता कि यहाँ पे कोई भी जो हीट है, मान लेते हैं हमने x किलो कैलोरी लिख दिया है यहाँ पे, है ना, कोई भी हीट यहाँ से क्या हो सकती है, एवॉल्व हो सकती है। दूसरी रिएक्शन ऐसा भी हो सकता कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट की आवश्यकता हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही, है ना, और यहाँ पे हीट की क्या हो रही, आवश्यकता हो रही। तो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन दो तरह की होगी, कौन कौन सी हो जाएंगी, अगर हीट इवॉल्व हो रही तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इसके लिए हीट की रिक्वायर्ड हो रही तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, पता है ना, तो ज्यादा जाते नहीं इसके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक दोज रिएक्शन इन व्हिच द हीट कैन बी इवॉल्व, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। तो इसके लिए अगर हम जो उनको हीट की रिक्वायर्ड है, मतलब अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें तो वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। या हम चेंज इन एंथैल्पी के लिए बात करते हैं तो डेल्टा एच की, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि अगर हम एंडोथर्मिक के लिए देखें तो यहाँ पे हीट क्या हो रही, यूज हो रही तो मतलब इसके लिए हीट की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही। तो अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें, एक्स की जगह हम क्यू ले लेते, ज्यादा अच्छा है, तो डेल्टा क्यू है ना, हीट रिक्वायर्ड, तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। या हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हीट का यूज होगा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कौन कौन सा है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे कौन है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, फास्ट और स्लो, है ना, फास्ट रिएक्शंस क्या है, आयनिक, और स्लो क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट का यूज होगा, है ना, जबकि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी। ओके, आगे हम पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं ना। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस क्या है, स्टोइकियोमेट्री रिएक्शंस क्या होती है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, इन द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन किसमें होंगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में होंगी। ये स्टोइकियोमेट्री किसके लिए हम करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल, इन्हें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस। समझ में आना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का के कोफिशिएंट का जो सिंपलेस्ट रेशियो है
वो क्या कहलाता? स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शंस कहलाता। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया, N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, है ना। तो इसमें ये रिएक्शन हमेशा कैसी होगी? स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। कोफिशिएंट नंबर समझते ना, जैसे इसके लिए कोफिशिएंट नंबर कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, इसके लिए कितना है 2, लिख सकते हैं 1:3:2, है ना। तो ये इनके क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा? इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। अपने को यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे यूज हो सकता है, यही तो पढ़ लेते क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट देखो, अगर हम इसको नहीं रखना तो हम ऐसे भी इनको समझ सकते हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक में पढ़ते तो जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है वो दो पार्ट में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। और जो रिएक्टेंट है वो टू टाइप से चला जाता है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट याद रखने के लिए मैं बोले दे रहा हूं ना, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, है ना। तो हमें मतलब कभी डेफिनेशन को अगर हम भूल भी जाए तो हम यहां से इसको मतलब याद कर सकते हैं, है ना। तो सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, तो रिएजेंट की अगर हम बात करें तो रिएजेंट कहां है? रिएक्टेंट में, रिएजेंट कहां है? रिएक्टेंट में है ना। तो रिएक्टेंट में है लेकिन कैसा है? लिमिटिंग अमाउंट्स में। कैसा है? लिमिटिंग अमाउंट्स में। तो लिमिटिंग अमाउंट इतना तो अब हमें इसमें समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम बात करें तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई, द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट। समझ में आया ना? द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट। अगर रिएक्टेंट लिमिटिंग अमाउंट में एंड डिसाइड्स द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, समझ में आया ना। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को क्या करें? डिसाइड करें। जैसे सपोज दैट क्या एक हम मान लेते कि सपोज दैट आपने 5 रुपए लिए, 5 रुपए आपके पास 5 रुपए हैं, इनके पास 10 रुपए हैं, है ना। और मान लेते मेरे पास में भी 15 रुपए हैं और हमने तीनों मिलके एक कोई बिजनेस करना है। तो हम तीनों, आपके पास 5 थे, इनके पास 10 थे, मेरे पास 15 है, तो कितने कितने रुपए शेयर होंगे? अब कितने रुपए का बिजनेस होगा? कितने का? 15 का। 15 का होगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 5 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 15 लगा दूं, ये 10 लगा दे, आप 5 लगाओ, है ना, और बिजनेस के पार्टनर से बराबर, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मतलब कितना लगाएगा? जिसके पास सबसे कम हो। आप ही के पास, तो आप लिमिटिंग अमाउंट में थे ना, आप लिमिटिंग अमाउंट में थे तो 5 ही हमने करे ना। तो अब 5, जैसे सर ने 5 करे, मैंने 5 करे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इनके पास जो 5 बचे वो क्या है? एक्सेस में, एक्सेस अमाउंट है। मेरे पास 15 थे, मैंने 5 उसमें लगाए, तो मेरे पास 10 क्या हो गए? एक्सेस अमाउंट में हो गए। तो आप मतलब जो लिमिटिंग अमाउंट है, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया? आप, क्योंकि आपके पास 5 थे। तो आपने क्या डिसाइड किया? प्रोडक्ट आपने तो डिसाइड किया ना। तो यहां से क्या हुआ? लिमिटिंग रीजेंट क्या हुआ? द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट एंड डिसाइड्स द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड डिसाइड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजेंट। नहीं समझ पाए? समझ में आया ना? लिमिटिंग रीजेंट क्या है? द रिएक्टेंट मतलब व्हिच इज प्रेजेंट इन, द रिएक्टेंट which is present in limiting amount and decides the moles of product is called limiting reagent. Suppose that हमने क्या लिया 2A plus 3B forms the 4C, मतलब 2 moles of A reacts with 3 moles of B and forms the 4 mole of C. If 3 moles of A and 5 moles of B reacts together and then
the how much moles of C will be formed. आपको कुछ एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया, यदि 2 मोल A के और 3 मोल B के आपस में रिएक्ट करके 4 मोल C बनाते हैं, यदि हम 3 मोल A को 5 मोल B के साथ रिएक्ट कराएं तो C के कितने मोल फॉर्म होंगे, है ना? तो कितने होंगे? अब वो हमें पहले इसमें हमें क्या डिसाइड करना होगा, पहले लिमिटेड रीजन। तो अब हम एक बाद में हम इसकी शॉर्टकट बताते हैं। जैसे सपोज है, अब यहाँ पे हमें ऐसा मतलब हमें क्या करना होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वहां पे 2 तरह की होंगी। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो वहां पे 2 तरह की वैल्यू होंगी, एक गिवन वैल्यू है, दूसरी फाइंडिंग वैल्यू है। तो जो हमें फाइंड करनी है वो हमें हमेशा राइट हैंड साइड में लिखनी होगी, और जो हमें पता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, तो सपोज दैट हमें किसके लिए मोल निकालने हैं, ए के मोल निकालने हैं। तो ये तो रिएक्टेंट ही है ना, तो अब हमें क्योंकि ये रिएक्टेंट में ही लिमिटिंग रीजन है, बराबर है ना, तो हमें इनमें दोनों में लिमिटिंग रीजन ढूंढना होगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये ए और बी में सपोज दैट हमें ए का निकालना है, ए का निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बी के, है ना? तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये कहां जाएगा, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ बी, तो बी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 3 मोल्स ऑफ बी reacts with, बोलो, 3 moles of B reacts with 2 moles of A, है ना? 5 moles of B reacts with क्या होगा, 2 into 5 divided by 3, यही होगा ना? तो यहां से क्या हो जाएगा, जो भी इसके लिए 10/3 मतलब 1.33 ऐसे ही आएगा ना, है ना? तो अगर हम ए के मोल देखें तो इसके लिए 1.33। अब बी के लिए यहां से देख लो, बी के लिए क्या होगा, बी के निकालना है तो ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो 2 मोल्स ऑफ ए reacts with 3 mole of B, इसलिए 3 moles of A reacts with क्या होगा, 3 into 3 divided by 2, ये कितना आ गया, 4.5, यही आया ना, 4.5 है ना। अब हम यहाँ से देखो ये 1.33 है, अब हमें लिमिटिंग रीजन यहाँ पे देखना है, तो इसके कितने मोल थे, 3, तो ये कितना 1.33 आ रहा, तो इससे हम डिवाइड करें, माइनस करें, सॉरी 3 माइनस क्या होगा 1.33, इसके लिए क्या होगा 5, तो यहाँ से 5 माइनस 4.5, तो इसके लिए कितना बचा 0.5, और जब के लिए इसके लिए मतलब इससे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 1.67 आएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम, तो लिमिटिंग अमाउंट में कौन है, बी, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग है ना। अगर हमें इतना सब नहीं लिखना है, कंपटीशन में जाना है, तो शॉर्टली हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमें इसके लिए निकालना है, तो जिसका हमें चाहिए उसका कोएफिशिएंट नंबर डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में निकाले उसका कोएफिशिएंट नंबर, है ना, इनटू उसके मोल, जिसके रिस्पेक्ट में निकाले उसके मोल, समझ आया ना, जिसके लिए निकाले उसका कोएफिशिएंट नंबर 2, जिसके रिस्पेक्ट में निकाले उसका कोएफिशिएंट नंबर 3 इनटू जिसके रिस्पेक्ट में निकाले उसका मोल, तो 2 into 5/3, देखो वही आया है ना। तो यहां से वही हमने शॉर्ट में इसको ले लिया है ना, जैसे बी के लिए निकालना है तो बी का कोएफिशिएंट नंबर 3, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका कोएफिशिएंट नंबर /2 इनटू उसकी मोल, आपको समझ आ रहा है। तो अब यहां से हम उनका लिमिटिंग रीजन निकाल सकते हैं, तो या इसके लिए यहां से एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो, ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रिक के रूप में यूज में हम क्या करें, किसी का भी अगर हमें लिमिटिंग रीजन निकालना है तो लिमिटिंग रीजन के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा,
ये हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या ये इसको हम माने, ये क्या है मोल्स माने जा रहे हैं, और ये क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो अब हमें वैसे ये भी मोल ही है, लेकिन अभी हम रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में चले जाए तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर है ना, तो दोनों को अलग अलग हमें करना है। तो इसलिए हम इसको मानिए इसको मोल मान, इसको हमने क्या दे दिया नाम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब यहां से देखो, अब हमें ए के लिए निकालना है, तो ए के लिए क्या होगा मोल, मतलब मोल अपन कोफिशिएंट नंबर, मोल कितना है 3, कोफिशिएंट नंबर 2 कितना आ गया 1.5। बी के लिए देखो, बी के लिए क्या होगा, बी के लिए मोल कितना है 5, कोफिशिएंट नंबर कितना है 3, कितना आ गया 1.66 चला जाएगा, तो 1.67 हम मान लेते हैं, है ना। तो अब आप यहां से देखो, है ना, इसके लिए कितना है जब 3 अप टू 66 जाएगा ना 1.67, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ गई 1.67, है ना, ये 1.5 आया। तो लिमिटिंग तो यहां से गड़बड़ होगा फिर, है ना। इसके लिए यहां से कितना होगा 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, ये 0.5 आया, यहां से 10/3 नहीं, ये 10/3 है ना, वो 1.33 गलत लिखा ना, 10/3, तो 10/3 के लिए कितना आ जाएगा 3.33 आएगा ना, वो गलती से उतना लिख दिया है, तो 3.33 आया ना, तो 3.33 आया, तो मतलब इन दोनों में किसकी वैल्यू कम आई, सॉरी, है ना। तो 3.33 आया, मैंने 1.3 की जगह 3.33 की जगह 1.33 गलती से लिख दिया, तो यहां से कितना आएगा, ये माइनस में चला गया ना, माइनस में 0.33 आ गया, और ये प्लस में 0.5 आ रहा, तो इसकी वैल्यू कम है ना, तो लिमिट रीजन कौन हो जाएगा 1, यहां पे भी लिमिट रीजन कौन आ रहा बराबर है ना भाई, यहां से 3.33 था, तो यहां से माइनस हुआ, तो इसकी वैल्यू कम आ रही ना, यहां पे भी वो उतनी वैल्यू कम आ रही, तो लिमिट रीजन यहां पे कौन हो गया रीजन हुआ ना। तो अब ये ए डिसाइड करेगा कि 4 मोल कितना, सी के मोल कितने होंगे, समझ में आया ना। तो अगर हम यहां से इसके लिए ए के लिए देखें, तो इसको रिस्पेक्ट में भी हम ऐसे लैंग्वेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। अगर अपन को लैंग्वेज के टर्म्स में लिखना है तो किसके मोल डिसाइड करने हैं, सी के, तो सी के मोल डिसाइड करने, तो सी कहां जाएगा राइट हैंड साइड, तो ए कहां रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। ये याद रखना, प्रोडक्ट के मोल हमेशा लिमिट रीजन से ही डिसाइड होंगे। तो यहां से हम इनको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ ए, है ना, फॉर्म्स द, बोलो ना 4 मोल ऑफ सी, है ना। सो कितने मोल है 3 मोल्स ऑफ ए फॉर्म्स का कितना होगा 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना मोल आ गया 6 मोल, है ना। तो इसके मोल कितने फॉर्म होंगे 6। अब देखो उस ट्रिक से चले जाते हैं, हमें जिसका लिए चाहिए उसके मोल, उसका कोफिशिएंट नंबर, इसका कोफिशिएंट नंबर कितना है 4, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसका कोफिशिएंट नंबर, मतलब लिमिटिंग का कोफिशिएंट नंबर कितना है 2 into उसके मोल, है ना। तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, हमें लैंग्वेज लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें अगर अपने को बोर्ड में लिखना है तो इसकी जरूरत है। अगर हमें कंडीशन में जाना है तो यहां से ट्रिक से निकालो क्या लिमिट, और सीधा वहां से रिएक्शन से फॉर्म कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे तुमसे ये बोलूं कि सपोज दैट 3 मोल्स ऑफ ए reacts with 4 moles of B and forms the
6 मोल ऑफ सी, है ना। इफ 4 मोल ऑफ ए and 5 moles of B react together, then how much moles of C will be formed? कितना होगा? पहले तो हमें लिमिट रीजन डिसाइड करना होगा, तो इन दोनों में लिमिट रीजन कौन सा होगा? अगर हमें लिमिट रीजन के लिए निकालना है तो A के लिए क्या होगा? मोल अपॉन कोफिशिएंट नंबर, तो क्या होगा? 4/3, तो A 1.33 आ गया, है ना। इसके लिए बी के लिए क्या हो जाएगा? 5/4, और 5/4 है तो ये कितना आएगा? 1.2। भाई यहां से 1 आ गया, 1.4 बन जा 1, तो कितना बचा? 1 बचा, तो 10 के लिए कितना आ जाएगा? 2। 5/4 कितना होगा? 1/25, सही है ना। तो इन दोनों में देखो वैल्यू किसकी कम है? ये कम वैल्यू है, ये बी, तो ये क्या हो जाएगा? तो सी के मोल कितना होंगे? भाई जिसका हमें चाहिए इसके चाहिए ना, तो इसका कोफिशिएंट नंबर डिवाइड बाय लिमिट रीजन का कोफिशिएंट नंबर। लिमिट रीजन बी है ना, तो बी का कोफिशिएंट नंबर कितना है? 4 इंटू उसके मोल 5, है ना। तो ये कितना आ गया भाई? ऐसे करना है तो यहां से 3/2 हो गया ना, ये सीधा बोलो 30/4 मतलब 7.5, है ना। तो हम किसी के लिए भी लिमिट रीजन डिसाइड कर सकते हैं ना। अगर सपोज मैंने क्या मान लिया, इसी को ले लेते हैं, ये रिएक्शन हमने ले ली N2 + 3H2, N2 + 3H2, 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 and forms the 2 moles of ammonia, है ना। If 1 mole of N2 and 2 moles of H2 reacts together, then how much mole of ammonia will be formed? बोलो। लिमिट रीजन कौन होगा? N2 के लिए देखो 1/1, H2 के लिए 2/3, तो लिमिट रीजन कौन हो गया? हाइड्रोजन, सही है ना। तो अमोनिया के मोल कितने होंगे? बोलो। 2 डिवाइड बाय कितना? 3 इंटू इसका मोल, बराबर है ना। तो अब आप यहां से देखो, ये लिमिट रीजन हुआ, तो इसमें एक्सेस रीजन कौन है? नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया? एक्सेस रीजन भी बोल सकते हैं। कितना एक्सेस है वो हम निकाल लेंगे, है ना। इन दोनों में अगर हम देखें, ये लिमिट रीजन था तो एक्सेस रीजन कौन हो गया? बी। यहाँ पे क्या था? लिमिट रीजन बी था, तो एक्सेस रीजन कौन हो गया? बी। चलेगा ना। हम वैसे मोल कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, चलेगा ना। फाइंड हम कर लेंगे ना। अब बात आती है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction. Rate of reactions, है ना। तो रिएक्शंस की रेट, है ना। कोई भी चीज रेट का मतलब क्या है? उसकी स्पीड, और वो किस पर डिपेंड करेगी? बोलो। टाइम पे। किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे, सही है ना। कि अगर हमने
कितने रेट मतलब कोई भी स्पीड है वो किस पे मतलब कितने टाइम में हो रही, तो टाइम पे डिपेंड करेगी ना, किसी की भी जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जैसे रिएक्टेंट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू किस में, प्रोडक्ट में, ऐसे ही होगा ना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो यहां से क्या होगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट की भी निकाल सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो कितना, हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने टाइम में रिएक्शन का कितना मोल मतलब कितनी कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो रही है ना। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए निकालें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रही, तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हुआ, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टाइम। अब टाइम के लिए क्या होगा, तो हमें किसी एक यूनिट टाइम में लेनी होगी ना, तो हम बोल सकते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज दैट मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, द चेन रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट है ना और रिएक्टेंट। तो हम पहला कैसे ले, चलो रिएक्टेंट को ले लेते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए यहां से क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज, यही हुआ ना। अब यहां से देखो रिएक्टेंट के लिए अगर हम यहां पे देखें तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, ज्यादा, कम, भाई रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही ना, तो कम हो रही तो ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो यहां पर हम इसके लिए क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकिंग फॉर चेंज। तो जो ये नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the concentration of reactant decrease with increase in time। नेगेटिव साइन यहां पे क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट that concentration of reactant decrease, reactants decreases with increase in time। सही है ना। इनिशियली मतलब टाइम के साथ क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना, तो टाइम बढ़ने से वहां पे उनके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम है ना, सपोज दैट इसको हम जैसे रेट प्रोडक्ट के लिए लें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिंपली आर भी लिख सकते हो, आर ओ आर भी लिख सकते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन, बोलो ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग फॉर चेंज। टाइम टेकिंग फॉर चेंज। तो प्रोडक्ट, अब देखो प्रोडक्ट में अभी इनिशियली तो प्रोडक्ट बना ही नहीं था, टाइम के साथ प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा ना, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कम हो रही, बढ़ रही ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्लस है ना। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट the concentration of
of product increase with increase in time. सही है ना? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी? इंक्रीज, और जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, है ना? तो हम शॉर्टली अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को लिखें तो क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा C लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T लिख सकते हैं, है ना? तो क्या हो सकता है? डेल्टा C अपॉन T, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्लस और माइनस, है ना? प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, कहीं मतलब ऐसे भी लिख सकते हो dx अपॉन dt, मतलब ये मतलब लार्ज के लिए लिखते हो, स्मॉल के लिए लिखते हैं, तो dx अपॉन dt भी ले सकते हैं। तो यहां से क्या होगा? देखो टाइम पीरियड क्या है? कम है, तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन, भाई अगर टाइम कम है तो मतलब जो डेल्टा C इसकी, मतलब अगर टाइम कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी ना, अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। नहीं समझ रहे? सपोज दैट हमने कोई भी मान लेते, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, सपोज दैट ये इसकी कंसंट्रेशन हम कुछ भी x मान लेते, और अभी हमने यहाँ पे टाइम क्या ले लिया? इसके लिए टाइम कितना है? कम, मतलब 2 सेकंड ले लिया, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या ले लिया? रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए भी x माना और इसके लिए टाइम हमने 5 सेकंड मान लिया। तो यहाँ पे कौन, किसकी रेट ज्यादा है? यही ज्यादा है ना? तो अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, तो रेट ज्यादा हो रही ना? समझ में आया ना? भाई किसी भी रिएक्शन में भाई टाइम जितना ज्यादा लग रहा है वो रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी? स्लो। टाइम कम लग रहा है तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। समझ में आ रहा ना? तो यहां से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, है ना? यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है? प्लस और माइनस दोनों के लिए हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। पॉजिटिव साइन क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन इन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ऐसे हो सकते कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम, मतलब पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बताएगा और नेगेटिव साइन किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बताएगा। तो इसके लिए हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कभी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्लस और माइनस में नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आता ना? नेगेटिव मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बताते हैं ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आता ना? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में होगी, है ना? लेकिन प्लस और ये जो माइनस है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो मैं समझ में आया ना कि कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव होगी? चलो मैं बता देता हूं। यहां से जैसे अभी हमने लिखा था R इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ऐसे ही था ना? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर डेल्टा C की बात करें तो डेल्टा C इक्वल टू क्या होगा? C कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल, यही है ना? इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, मतलब हम इनको प्रेशर के टर्म्स में भी लेते हैं। वैसे जनरली हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में मिलता है, लेकिन हम प्रोडक्ट के टर्म्स में भी हमें मिलता है। तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकिंग फॉर चेंज, या हम लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर, है ना, और रिएक्टेंट इन और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, बराबर है ना? तो अब यहां से देखो, इसके लिए C फाइनल माइनस C इनिशियल है। मान लेते कि अगर हमने ये रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए क्या होगा? माइनस डेल्टा C फॉर रिएक्टेंट, है ना? रिएक्टेंट के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, मतलब AT हुआ ना? इतना आपको समझ आ रहा है ना? तो अब यहां से देखो, अब रिएक्टेंट के लिए क्या होगा?
अगर हम रिएक्टेंट के लिए देखें तो C फाइनल और C इनिशियल में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है ना, मतलब यहां से क्या होगा, C फाइनल इज लेस देन C इनिशियल। इतना आपको समझ आ रहा है ना? मतलब C फाइनल इज लेस देन C इनिशियल, मतलब डेल्टा C की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव होगी ना। तो अगर अब R देखो, ये क्या होगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव मान लेते हैं, इसकी वैल्यू में मतलब माइनस एक्स मान लेते हैं, है ना। तो यहां से क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन जो भी टाइम में मान लिया, चलो इसको टी लिखे देते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब R इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आता ना। अब फॉर प्रोडक्ट के लिए देख लो, अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, R इक्वल टू प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होगा, C फाइनल इज ग्रेटर देन C इनिशियल। भाई फाइनली जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा होगी ना, क्योंकि टाइम के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब अगर हम डेल्टा C की वैल्यू देखें यहाँ पे तो ये क्या होगी, प्लस में आ गई, पॉजिटिव। और मान लेते हैं हमने ये x मान ली, है ना। तो यहां से क्या होगा, ये प्लस, ये भी प्लस x अपॉन डेल्टा टी, तो ये प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव भी आ गई ना, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और तो यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे, प्रोडक्ट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, है ना। कभी भी गलती से ऐसा हमें नहीं करना है कि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव में रख देना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर बाय चांस गलती से तुमने रिएक्टेंट के लिए निकाला और भूल गए तो हमेशा उसको प्लस में ही रखनी है ना। आंसर किस में दे दो, प्लस में। तो हमें यहाँ से एक चीज समझ आ गई, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टाइम, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बताते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको लिखना है क्या, तब करो। अब यहां से देखो क्या होगा, हम इनकी यहां से यूनिट को भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगी इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या था, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, यही था ना। तो यहां से इसके लिए क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यही होती है ना। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो इसके लिए यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, बराबर है ना। तो अब हम इनको स्टोइकियोमेट्रिक के टर्म्स में इनको डिफाइन करते हैं। सपोज दैट क्या हमने लिया, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, ये है। अब यहां से देखो इसके लिए क्या है कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2NH3 कर रहे हैं, है ना। मतलब अगर हमने यहां से इसके लिए 1, चलो इनके कोफिशिएंट नंबर ले रहे हैं, इसका 3, इसके लिए कितना है 2, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा कि इसके लिए मान लेते हैं कि ये रिएक्शन है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 10 सेकेंड, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, या 5, जो भी तुम्हें मानना है वो मान सकते हो, है ना। 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो क्या होगा कि इतने टाइम में N2 का कितना मोल कंज्यूम हो रहा, 1, हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो रहे, 3, और अमोनिया के उतने ही टाइम में कितने मोल फॉर्म हो रहे, 2। समझ में आया ना। तो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए अगर हमने इसके लिए माना कि जैसे अगर हमने N2 के लिए अगर हम देखें तो N2 का क्या हो रहा, 1 मोल कंज्यूम हो रहा,
है ना, उतने ही टाइम में जो अमोनिया है ना, अमोनिया के कितने मोल फॉर्म हो रहे, 3 मोल एपी, 2 मोल्स क्या हो रहे, एपी हो रहे, 2 मोल्स क्या हो रहे, फॉर्म हो रहे, है ना। मान लेते कि अगर N2 के लिए जो हमने इसकी 10 मानी, हमने इसके लिए कोई भी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या मान ली, x मान ली, x मोल पर लीटर या 10 मोल मान लिए, है ना। तो इतने टाइम में जितना अमोनिया का 1 मोल कंज्यूम हो रहा होगा, इसके लिए 3 मोल कंज्यूम हो रहे, इसके 2 मोल फॉर्म हो रहे। तो सबके लिए जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उनके सबके लिए अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब समझ रहे हो ना कि अगर हम सबके लिए यहां से देखो तो इतने ही टाइम में इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा, इसके कितने हो रहे, 3 मोल कंज्यूम हो रहे, इसके कितने हो रहे, 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे। तो अगर हमें इनकी इंडिविजुअल की बात करें, अगर हमने इनकी रेट ऑफ रिएक्शन में सपोज x मानी, तो इसके लिए इसकी क्या है, x मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए H2 के लिए क्या हो जाएगी, 3x, H2 के लिए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके 3 टाइम्स है ना, 3 मोल हो रहे। अगर हमने इसके 2H2 के लिए माने तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 2x। नहीं समझ पा रहे भाई, सबके लिए उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस अलग अलग होगी ना, मतलब N2 का 1 मोल हो रहा है, तो अगर हम इंडिविजुअली देखें, पूरी रिएक्शंस की रेट देखें तो वो क्या होगा, x मोल, जो भी है 10 मोल था। अगर हम अलग अलग में लेके चले जाएं तो इनका कितना है, x है, इसके लिए कितना है, 3x है, इसके लिए कितना है, 2x है। तो यहां पे हम इनके लिए जैसे सपोज रेट ऑफ disappearance, the rate of disappearance of N2 की बात करें तो वो क्या होगा, अब नेगेटिव dN2 अपॉन dt, यही होगा ना, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है ना। ऐसे ही हमने क्या ले लिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस DH2 अपॉन dt, है ना। यहाँ पे एक गलती होने की चांसेस है, जहां हम डिसअपियरेंस है तो हम मतलब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। डिसअपियरेंस अभी आते इसमें, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस DNH3 अपॉन dt, यही हुआ ना, DNH3 अपॉन dt, डेल्टा C अपॉन डेल्टा t लिखा था, इसको हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं ना, प्लस वन। वो स्मॉल और लार्ज के लिए हम लिखते हैं तो वो चलेगा, है ना, चलेगा ना। तो यहां से क्या होगा कि इनके लिए अगर हम बात करें तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, इनमें इतने सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए इसके लिए dN2 अपॉन dt है, ये DH2 अपॉन dt है, ये DNH3 अपॉन dt है, बराबर है ना। तो अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए क्या इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनके लिए अगर हम बात करें तो जैसे dN2 अपॉन dt, मतलब अगर हम इनके बीच में हम रिलेशन लेके चले जाएं, है ना, रिएजेंट और इनके रिएक्शंस के बीच में अगर हम रिलेशन लेके जाएं तो क्या होगा, dN2 अपॉन dt, DH2 अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, DNH3 अपॉन dt। अगर हम ये इन्हें लिखें तो ये क्या सही है, नहीं, क्योंकि इसके लिए इसकी जो रेट था वो x था, यहाँ 3x था, यहाँ 2x है, 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे, तो यहाँ से ये आपस में बराबर है क्या, नहीं। तो इसके लिए अगर हमें ये इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 3 से, इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से, इसका कोफिशिएंट नंबर 1 था, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, उनके कोफिशिएंट नंबर को उनके साथ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से उनकी हम रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हम पूरे ओवरऑल निकाले तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस dN2 अपॉन dt
इक्वल टू क्या होगा, डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू, मतलब अब इसके लिए डिवाइडेड बाई 3, तुम चाहो तो 1/3 यहां पे भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, डी NH3 अपॉन डी टी बाई 2। सही है क्या? नहीं, अभी हमने इसके लिए नेगेटिव साइन इंडिकेट नहीं किया है ना, इसके लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो हमें बताना है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, डिसएपियरेंस में हमें उनके कोएफिशिएंट नंबर को डिवाइड नहीं करना है, जबकि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन उनके लिए अगर निकालनी है, क्योंकि हमें उनके साथ रिलेशन लेना है, तो वहां से क्या होगा, उनका कोएफिशिएंट नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो यहां से तुम्हें क्या चीज समझ में आई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं भाई। अभी हमने यहां से क्या किया था, जैसे DH2 अपॉन dt था, तो वो हमने 3 मोल के लिए निकाला था ना। अब हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितने मोल के लिए निकाल लिया, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए निकाला ना। अभी DNH3 अपॉन dt था, तो वो कितने के लिए था, 2 के लिए। तो अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो मतलब हमने कितने मोल के लिए निकाल लिया, 1 के लिए। तो यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कितने के लिए निकाल रहे, 1 मोल के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे कभी कभी कॉन्सेप्चुअली इसके लिए पूछ देते हैं, तो यहाँ याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज फॉर पर मोल। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हम किसके लिए लेते हैं, पर मोल के लिए लेते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज फॉर पर मोल। आपको समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से मतलब कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके लिए होगी, पर मोल के लिए होगी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हम किसके लिए लेते हैं, 1 मोल के लिए लेते हैं। जैसे सपोज दैट अब हमने एक जनरल रिएक्शन पे हम चले जाएं, सपोज दैट हमने क्या ले लिया, M1A प्लस M2B कन्वर्टिंग टू N1C प्लस N2D। तो अगर हम इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, चलो इसके लिए पहले हम रेट ऑफ डिसएपियरेंस, रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ ए निकालें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस DA अपॉन DT। सही है ना। ऐसे ही हमने रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ बी निकाले, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस dB अपॉन dt। बराबर है ना। रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ C निकाला, तो क्या हो जाएगा, प्लस DC अपॉन dt। ऐसे ही रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ B प्लस DD अपॉन dt। सही है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो माइनस मतलब DA अपॉन DT डिवाइड बाई M1, ये M1 अपॉन M1 कर दो, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस DB अपॉन DT अपॉन M2, क्या बनवाई है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस DC अपॉन DT अपॉन M1 इक्वल टू प्लस DD अपॉन DT अपॉन M2। बराबर है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके लिए होगी, 1 मोल के लिए होगी, है ना। कर लेंगे ना, जैसे हमने क्या लिया, AA कन्वर्टिंग टू BB, है ना। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, माइनस DA अपॉन DT डिवाइडेड बाई A, या 1 अपॉन A ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू प्लस अपॉन DT डिवाइडेड बाई B, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके लिए हम लेंगे, पर मोल के लिए, है ना। तो रेट
रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम्स, है ना. रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज फॉर पर मोल. रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना. रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो अब हम इसके लिए एक दो थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले रहे, है ना. करेंगे. रख कर दो उसको. The rate of disappearance of H2, है ना, is कुछ भी मान सकते हैं 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना. For a reaction N2 plus 3H2 converting to 2NH3, है ना. Then calculate the first one is rate of disappearance of N2. Second one is rate of formation of ammonia. Third one is rate of reaction. पहले लिखा था अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी ले सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखा था? dN2 अपॉन dt, ये माइनस, है ना, इक्वल टू dH2 अपॉन dt डिवाइड बाई 3, है ना, डिवाइड बाई 3, ये माइनस है ना. ये इक्वल टू क्या होगा? dNH3 अपॉन dt डिवाइड बाई 2. अब हमें इसकी जगह पे क्या लिखना है? 12, मतलब सॉरी इस जो ये वैल्यू है ना चेंज, इसकी जगह पे हमें 12 लिखना है ना. तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं इनको. तो देखो अगर मैं dN2 डिसएपियरेंस है ना, डिसएपियरेंस हमें N2 का निकालना है ना, तो माइनस dN2 अपॉन dt डिवाइड बाई 1, ये इक्वल टू क्या होगा? dH2 अपॉन dt डिवाइड बाई 3, है ना, डिवाइड बाई 3 वाला. और ये इक्वल टू कितना है? 12. भाई इसकी वैल्यू इतनी 12 के बराबर हुआ ना. तो अगर हम यहां से इसके लिए इसको देखें तो dN2 अपॉन dt, है ना, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4. सही है ना. तो कितना आ जाएगा? 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, 3 इधर आ जाएगा, है ना.
तो अब जैसे हमें दूसरा किसके लिए लेना है, DNS3, फॉर्मेशन यही था ना, DNS3 अपॉन dt, ये प्लस है, इक्वल टू क्या होगा, DH2 अपॉन dt, है ना, ये माइनस है, डिवाइड बाई क्या है 3, ये डिवाइड बाई क्या है 2, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 12, तो इसके लिए क्या हो जाएगा DNS3 अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, यहां इसके लिए हम क्या लिखेंगे 12, अब ये 12 आ गया, 12 बाई यहां से इसके लिए इंटू में चला जाएगा ना ये, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 8 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर पर सेकंड आया ना, इतना ही आया ना। अगर हम यहां से रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, किसी के लिए भी देख लो, जैसे हमने यहाँ पे क्या है DH2 के लिए देख लो, DH2 अपॉन dt, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, DH2 अपॉन dt और डिवाइड बाई 3, तो ये कितना था 12 बाई 3, मतलब क्या आ जाएगा 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, यही है ना। ये हम किसी को भी इनके साथ करना है ना। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं भाई, ट्रिक से क्या है N2 प्लस 3H2 2NH3, यही है ना। इनके कोफिशिएंट क्या है 1, इसके लिए कितना है 3, इसके लिए कितना है 2। अब देखो इसके लिए जो इसकी रेट है वो कितनी है 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसके 3 मोल, इसके कितने में 1, तो 12 मोल के साथ कितना हो जाएगा 4, डायरेक्टली आ रहा है ना भाई। यहां से देखो ये कितना है 3 मोल, इसके साथ कितने कंज्यूम हो रहे हैं, इसके 1 मोल के साथ, तो 12 मोल के साथ कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही ये इसके 3 मोल, कितने मोल फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया के 2, तो 12 मोल 8, तो हम डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं, आपने को कैलकुलेशन दी देते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर हमें ये इतना हम वहां पे करेंगे तो अपना टाइम जाएगा, तो शॉर्टली हम इसको यहां से कर सकते हैं। इसके कितना था 1 मोल, ये 3, ये 2, तो इसके लिए 12 आया ना, तो इसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो भाई, जिसका निकालना है वो राइट हैंड साइड जाएगा ना, तो इसके 3 मोल, इसके 1 मोल के साथ तो 12 मोल कितना आ जाएगा 4, सही है ना। इसके अब ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 1 मोल, इसका 2, तो 4 8, यहां से भी कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर नहीं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका 3 मोल